नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट एवं परिवार मित्र सतीश अवस्थी। दोस्तों, आज मैं जो समस्या लेकर आया हूं वह यह है कि कोई बदले की भावना से यदि दहेज प्रताड़ना का केस पेश करता है और वह केस भी पत्नी का पिता पेश करता है, जबकि उसकी पत्नी विदेश में निवास कर रही होती है। दहेज प्रताड़ना का केस पेश किए जाते समय वह अपने पिता के साथ उस वक्त नहीं थी जिसमें यह केस पेश किया गया था, और उसी के साथ एक दूसरी घटना का आरोप यदि लगाया जाता है कि उसका समधी रुपए की मांग करता है और कहता है कि यदि रुपए नहीं दिए तो हम उसकी बेटी को घर से निकाल देंगे, और उसके साथ में मारपीट भी की जाए। इस प्रकार के मारपीट के केस में मजिस्ट्रेट ने इस दहेज के केस में और मारपीट के केस में इन सभी के खिलाफ समन जारी कर दिए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत एक केस, जो कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अशोक भूषण साहब और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के.एम. जोसेफ साहब के द्वारा यह अप्रैल 2019 में डिसाइड किया गया है। दोस्तों, इस केस की कहानी इस प्रकार है कि अप्रैल 2012 में नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में इन दोनों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ था, और इस विवाह में 50 लाख रुपए के गिफ्ट दिए गए थे। इस केस में जो पति है वह हैदराबाद का रहने वाला है, तो विवाह के बाद दोनों हैदराबाद चले जाते हैं और 10-12 दिन के बाद ही दोनों USA चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। कुछ ही महीनों में विवाद उभर कर सामने आने लगे। 6 महीने बाद ही पति के पिता और उसके परिवारजनों ने पत्नी के पिता के ऊपर दबाव डालना शुरू किया कि यह शादी पंजाबी रीति रिवाज से नहीं हुई है, इसलिए यह शादी दोबारा की जानी चाहिए। अपने समधी की इस बात से सहमत होकर पत्नी के पिता ने नोएडा के सेक्टर 23 गौतम बुद्ध नगर में पंजाबी रीति रिवाज से एक गुरुद्वारे में फिर से शादी संपन्न करवा दी। लेकिन वे इससे भी खुश नहीं हुए और USA जाने के बाद में फिर से वे आपस में लड़ने झगड़ने लगे, और इस तरह ये शादी साल 1.5 साल भी नहीं चल पाई। और अक्टूबर 2014 में पति ने अमेरिका के मिशिगन शहर में फैमिली डिवीज़न की सर्किट कोर्ट में विवाह विच्छेद की याचिका पेश कर दी, जिसमें पत्नी ने अपनी ओर से अटॉर्नी के सहयोग से अपना केस लड़ा, और उसमें 1.25 साल में ही उसमें विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी जाती है। और विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किए जाते समय दोनों के बीच में जो भी लेन देन था, जो भी संपत्तियों का सेटलमेंट था, पेंशन, जीवन बीमा आदि से संबंधित, गिफ्ट में दी गई संपत्तियों से संबंधित जो कुछ भी विवाद थे वो सारे सुलझा लिए गए थे। लेकिन इधर भारत में जैसे ही पत्नी के पिता को इस केस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि उसके दामाद ने उसकी बेटी के खिलाफ विवाह विच्छेद की याचिका पेश कर दी है, तो उसने बदले की भावना से 8 नवंबर 2014 को गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की CJM कोर्ट में एक इस्तिगासा पेश किया, जिसमें 2 घटनाओं का उल्लेख किया गया था। पहली घटना तो 8 नवंबर 2014 की घटना बताते हुए उसने कहा था कि उसके समधी ने उसको फ़ोन करके सेक्टर 18 के पास स्थित गुरुद्वारे के पास उसे बुलाया और कहा कि बातचीत के द्वारा उनके बच्चों की जो समस्या है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब वह वहाँ गया तो उसके साथ में 2 व्यक्ति और थे, वो सभी उससे लड़ने झगड़ने लगे और 1 करोड़ रुपए की मांग की। जब पत्नी के पिता ने उनकी इस मांग का ऐतराज़ किया तो वे उसके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट करते हुए
उससे उसकी गले में जो सोने की चेन पहनी हुई थी उसको छीन लिया और जेब में 60,000 रुपये रखे हुए थे उनको भी छीन लिया और बड़ी मुश्किल से वह जान बचाकर वहाँ से भागा, नहीं तो वे उसे जान से मार देते। दूसरी घटना उसने यह बताई कि उसकी बेटी के विवाह में 50 लाख रुपए के उपहार दिए गए थे, उसके बावजूद वे उससे 1 करोड़ रुपए और दिए जाने की मांग करते थे और उसे हैरान और परेशान और प्रताड़ित करते थे। धमकियां देते थे कि अगर 1 करोड़ रुपए की मांग पूरी नहीं की गई तो उसे घर से निकाल देंगे और उसे वास्तव में 1 दिसंबर 2013 को घर से निकाल दिया। इस तरह उसने माननीय अधीनस्थ न्यायालय से धारा 498 ए, 323, 504 और 506 IPC और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत कॉग्निजेंस लिए जाने की प्रार्थना की। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इसमें 17 जनवरी 2017 को कॉग्निजेंस लेते हुए सभी 6 आरोपियों को, जो कि पति के माता पिता, पति का भाई और पति के मौसा और मौसी, इन 6 लोगों को जरिए सम्मन कोर्ट में तलब किए जाने के आदेश जारी किए। मजिस्ट्रेट के इस आदेश से व्यथित होकर यह सभी 6 लोग माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में धारा 482 CRPC के तहत हाजिर हुए और इन सभी ने माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष निवेदन करते हुए कहा कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है और इसमें मजिस्ट्रेट ने इस बात का ध्यान नहीं रखा है कि इन दोनों पति पत्नी का अमेरिका की फैमिली कोर्ट से विवाह विच्छेद हो चुका है और सभी मामले संपत्तियों से संबंधित सुलझा लिए गए हैं। इसके बावजूद माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इसमें सम्मन जारी कर दिए गए हैं और इसमें जो पति का भाई और पति के जो मौसा और मौसी हैं उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है और यह शादी के बाद कभी इन दोनों पति पत्नी से मिले तक नहीं है और मौसा और मौसी हैदराबाद में निवास नहीं करते हैं बल्कि दिल्ली में निवास करते हैं। उसके बावजूद इनको भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर दिए गए हैं, लेकिन माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी इस पिटीशन को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह सभी 6 लोग माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में पहुँचे और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इनके एडवोकेट की ओर से बहस करते हुए स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल के केस का उदाहरण देते हुए इसमें अपनी बहस की कि यदि बदले की भावना से कोई केस पेश किया गया हो और ख़ास तौर से दहेज संबंधी केस पेश किया गया हो तो उसमें मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेते समय आरोपियों को जरिए सम्मन तलब किए जाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं यह मामला बदले की भावना से तो पेश नहीं किया गया है। उनकी ओर से कहा गया कि इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 7 बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जिसमें यदि कोई केस आना पाया जाता है तो वह धारा 482 CRPC के तहत क्वैश किए जाने योग्य होता है और उनका यह केस 7वें बिंदु के दायरे में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो कॉग्निजेंस ली गई है और सम्मन जारी किए गए हैं उसे क्वैश किया जाए। इन 6 आरोपियों के एडवोकेट की ओर से पेश की गई इस बहस का जवाब देते हुए पत्नी के पिता की ओर से पेश किए गए अपने वकील की ओर से बहस करते हुए कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने इसमें जो सम्मन आदेश जारी किया गया है उसमें कोई त्रुटि नहीं की है। उसने कहा कि मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश जारी करते समय उसके कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है, ना ही उसके डिफेंस वर्जन को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दोनों पक्षों की बहस सुने जाने के पश्चात परिवाद पत्र जिस पर
अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं, यदि उसका अवलोकन किया जाए तो उससे स्पष्ट है कि 8 नवंबर 2014 की जो घटना बताई गई है कि उसको फ़ोन करके बुलाया और उसके साथ मारपीट की, सोने की चेन छीन ली और 60,000 रुपये छीन लिए। इस घटना में प्रवाद पत्र में ही यह उल्लेख है कि बेटी का ससुर और 2 अन्य व्यक्ति ही हाजिर थे। उसके बावजूद भी धारा 323, 504 और 506 आईपीसी के तहत पति, उसके भाई, उसकी मां और उसके मौसा मौसी को भी जरिए संबंध तलब किया गया है। तो यह निश्चित रूप से मजिस्ट्रेट ने बाकी के 5 लोगों के खिलाफ सम्मन जारी कर भारी गलती की है और उनके खिलाफ इस प्रकार के आदेश पेश किए जाने चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां तक धारा 498A और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के आरोपों का प्रश्न है, पत्नी के पिता ने कोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि उनके बीच में पहले ही 2016 में विवाह विच्छेद की डिक्री अमेरिका की मिशिगन कोर्ट से जारी हो चुकी है और उनके बीच में संपत्ति संबंधी सभी विवाद सुलझा लिए गए हैं। उसके बावजूद भी यह मामला पेश किया गया है और अक्टूबर 2014 में जब यह मामला मिशिगन की कोर्ट में विवाह विच्छेद डिक्री के लिए पेश किया गया था, उसके तुरंत बाद ही यह इस्तिगाशा पत्नी के पिता की ओर से पेश किया गया है, जिससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। और इस केस में जो पति के मौसा और मौसी हैं, भाई हैं, उसकी माँ हैं, उनको भी इसमें झूठा और हैरान और परेशान करने की दृष्टि से फंसाया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल के केस में जो 7 बिंदु दिए गए हैं, उनमें से 7वें बिंदु में यह मामला फिट होता है और 7वें बिंदु के अनुसार सभी 6 आरोपियों के खिलाफ धारा 498A और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत जो प्रसंज्ञान आदेश जारी किए गए हैं और उसके तहत जो सम्मन आदेश जारी किए गए हैं वह पेश किए जाने चाहिए। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला देते हुए कहा, क्योंकि यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है, इसलिए धारा 498A और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के सभी आरोपों से सभी आरोपियों को मुक्त किया जाता है, उनकी अपील स्वीकार की जाती है। जहाँ तक 8 नवंबर 2014 की घटना का प्रश्न है, जिसमें पत्नी के पिता के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि उसकी सोने की चेन छीन ली और 60,000 रुपये जेब से निकाल लिए और उसके साथ मारपीट की, इस घटना का समर्थन उसकी पत्नी और उसके भाई के द्वारा गवाह के रूप में किया गया है। इसलिए इस मामले में सिर्फ उसने स्वयं ने अपने प्रवाद पत्र में मात्र अपने समधी और 2 अन्य लोगों का नाम का उल्लेख किया है। इसलिए बाकी जो 5 उनके रिश्तेदार और उसकी पत्नी और बेटा का नाम लिखाया गया है, उनके खिलाफ जारी किए गए आदेश को पेश किया जाता है। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने पति के पिता को मारपीट के केस में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखते हुए सभी की सभी अपीलें स्वीकार कर ली गई और इस प्रकार उन्हें राहत प्रदान की गई। तो दोस्तों, आज के इस केस से हमें यही सीखने का अवसर प्राप्त होता है कि हमें बदले की भावना से कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। यदि इस प्रकार की कोई कार्रवाई बदले की भावना से की जाती है तो विपक्षी पक्षकार धारा 482 CRPC के तहत हाईकोर्ट से ऐसी कार्रवाई को पेश करवाने का अधिकारी होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार।